नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। प्रेसिडेंट का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने डाल दिया है तो उसको जाके देख ले। इसमें हम जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित और वहाँ से किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखेंगे। ये पूरा आपका एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसका मैंने यहाँ पे समराइज़ करके लिख रखा है ताकि आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे वो इस वीडियो से बनेंगे और इसके जो पार्ट 1 था उससे और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो उनको दी हुई है वहाँ से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित बचे हुए जो आर्टिकल्स है उसको। जैसे अनुच्छेद 55 में था निर्वाचन की रीति मतलब राष्ट्रपति को हम चुनेंगे तो प्रोसेस क्या होगा। तो राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रोसेस होते हैं वो हम राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली चुनते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या होता है उसको समझिएगा। तो होता क्या है कि जितने भी राज्य में विधायक हैं और केंद्र में जो सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला के, तो उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है, वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाता है उसको समझिएगा। तो एक विधायक का अगर हम मत मूल्य निकालें, एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे में, यानी कि डिवाइडेड बाई राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। मान लीजिए कोई झारखंड राज्य है, उसकी जनसंख्या अगर 3 करोड़ है तो उसके अगर हम यहाँ पे 3 करोड़ अगर उसकी जनसंख्या है और उस राज्य में जो विधानसभा की सीटें अगर मान लो 81 हैं तो इससे हम डिवाइड करते हैं और ये नंबर बड़ा आता है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा वैल्यू निकल के आए वो छोटा रहे। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, निर्वाचित सदस्य। मैंने बताया था आपको पहले वाले पार्ट में कि पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो निर्वाचित मतलब कि जो इलेक्शन के माध्यम से चुन के गए हैं, क्योंकि विधानसभा में आपको पता है कि राज्यपाल जो है वो एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। तो ये एंग्लो इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब यहाँ से मुझे एक विधायक का मतमूल निकल जाएगा तो उसी विधायक के मतमूल को पूरे राज्य से जितने विधायक के मतमूल निकलेंगे उन सभी को हम फिर यहाँ पे एक सांसद का मतमूल निकालने में उपयोग करेंगे। कैसे? अगर हम एक सांसद का मतमूल निकालते हैं तो हम यहाँ पे रखेंगे सभी राज्यों के कुल विधायकों के मतमूल, यानी कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला था उसको हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये केवल यहाँ पे एक राज्य का निकलेगा। ऐसे ऐसे हमें जितने राज्य हैं सबका निकालना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड करके रख देना है। उसके बाद डिवाइडेड बाई निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित। ठीक है, फिर अगेन कहेंगे निर्वाचित शब्द, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर है उनका। तो यहाँ से मुझे एक सांसद का वैल्यू निकलता है। अब ये एक सांसद किसी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करेंगे तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वही उसका मत वैल्यू होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल सा मैथ का कैलकुलेशन है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि ये 3-4 वर्ड्स हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होते हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिस्टम का प्रयोग होता है। इंग्लिश में हम कहेंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद एकल संक्रमणीय, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल। समान अनुपातिक मतलब यहाँ पे जो वैल्यू निकला वो एक ऐसे रेशियो में निकाला जाता है ताकि जो मत है वो बराबर रहे, उसका वैल्यू एक सांसद और एक विधायक का। ठीक है, उसके बाद गुप्त मतदान किया जाता है, सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग होती है। तो ये 3 शब्द आपको इससे संबंधित याद रखने हैं। अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हम उनके वैल्यू को बराबर करते हैं। तो जैसे मान लो कि लोकसभा में अभी जो वर्तमान में अगर हम सांसदों की बात करें तो 543 है, ये निर्वाचित सांसदों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मनोनीत नहीं, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं। तो अगर हम इसमें एंग्लो इंडियन को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 545। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या कि निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो निर्वाचित नहीं, वो मनोनीत होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं वो। उसके बाद राज्यसभा में जो कितने सदस्य हैं 233। तो राज्यसभा में भी आपको पता है कि 12 मनोनीत होते हैं, लेकिन मनोनीत को हमको यहाँ पे काउंट नहीं करना है। तो लोकसभा, राज्यसभा।
अब विधानसभा में कितने सीट हैं टोटल, तो अप्रोक्स 4120 है। तो बराबर मत मूल्य निकाला जाता है एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के कि जैसे कि विधायक ये पूरे देश के, पूरे राज्य के विधायकों का ये संख्या है और ये पूरे देश के सांसदों की संख्या है, तो इसको हमको बराबर करना होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में जो डिपॉजिट राशि होती है, जो जमानत राशि होती है, वो हम आरबीआई के पास जमा करते हैं। 1500 रुपये जमा करते हैं। कहाँ पे, आरबीआई के पास। ये भी ध्यान देना है आपको। इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। कम से कम 1/6 वैध मत लाना होता है। अगर इलेक्शन में आप खड़े हैं प्रेसिडेंट का, तो कम से कम आपको 1/6, ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, अगर आप 1/6 मत नहीं लाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद योग्यता क्या होना चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। आपको, अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए वो, ठीक है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया उनको होना चाहिए। दूसरा क्या है, आयु जो है वो 35 साल होना चाहिए, मतलब 35 साल की आयु कंप्लीट कर चुका हो। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन अ प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये सब इसकी पैरामीटर है जो आपको फॉलो करना होगा अगर आप प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए खड़े होना चाहते हैं। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर की जो 4 पैरामीटर है, या जो भी हम कह सकते हैं कि योग्यता है, वो किसी भी भारतीय नागरिक के पास हो सकती है। भारत के नागरिक हम भी हैं। अगर मेरा 35 एज हो रहा है तो मैं उसके लिए एप्लीकेबल कर सकता हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, सॉरी अप्लाई नहीं, मैं खड़ा हो सकता हूँ। और उसके बाद लाभ के पद पे अगर मैं नहीं हूँ तो खड़ा हो सकता हूँ। लोकसभा सदस्य बनने के लिए मेरे में है योग्यता। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार। तो फिर इसका तरीका निकाला गया, तरीका ये निकाला गया कि आपको लास्ट वाला आप देखिएगा ध्यान से कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का सहयोग होना चाहिए। अब ये वाला जो कंडीशन है ना, इसी में जो इतनी भी हमें जितने भी आम लोगों की इच्छा होती है प्रेसिडेंट बनने की, वो ख़त्म हो जाती है बस इस एक कंडीशन के कारण। कंडीशन क्या है कि 50 प्रस्तावक का आपको सपोर्ट होना चाहिए, मतलब 50 ऐसे लोग आपके सपोर्ट में होने चाहिए। और ये 50 लोग कौन होंगे, जो राजनीति क्षेत्र से होंगे, ये आपका समर्थन करेंगे। उसके बाद 50 अनुमोदक, 50 सपोर्ट करने वाले आपके होने चाहिए, तब जाके आप जो है वो राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कि ये जो 50 राजनीति से संबंधित लोग हैं वो आम लोगों को क्यों सपोर्ट करेंगे, वो उसी क्षेत्र के लोगों को सपोर्ट करेंगे जो राजनीति से हैं। समझ में आई बात। तो इसीलिए ये जो योग्यता है ये सभी के पास होने के बावजूद हम प्रेसिडेंट के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का समर्थन चाहिए, 50 प्रोपोजर्स और 50 सपोर्टर्स। ओके, अब आते हैं शपथ कि शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को। ये बहुत बड़ी प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव्स में। तो आपको ध्यान देना है कि शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर है तो वो दिलाएगा, अगर वो नहीं है मौजूद, अगर उनका पद खाली है तो इनके बाद जो न्यायाधीश हैं, इनके बाद जो वरीयता वाले जो न्यायाधीश है वो इनको शपथ दिलाएंगे। यानी कि भारत का न्यायाधीश, पहले आपको ध्यान देना है, मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो अनुपस्थित हैं तब उनके एब्सेंस में जो अदर जो न्यायाधीश हैं उनके वरीयता वाले या उनके जस्ट बाद वाले वो दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देंगे। अब देखो यहाँ प्रश्न फंसता है, लोगों को लगता है कि जो शपथ दिलाएगा वही राष्ट्रपति का त्यागपत्र लेगा। नहीं, राष्ट्रपति का त्याग लेता है आपका प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मान लो कि राष्ट्रपति को हमें हटाना है, महाभियोग लगाना है अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 के तहत सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम उस पर इम्पीचमेंट लगाते हैं, महाभियोग लगाते हैं। तो महाभियोग लगाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको पता है कि केंद्र में दो हमारे पास संसद हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो दोनों में से किसी एक सदन में आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लगाने के लिए। तो सपोज कर लो कि मैंने राज्यसभा में लाया, दोनों में आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने राज्यसभा में लेके आया मैं, तो मान लो राज्यसभा में जब हम लेके आए राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाना है मुझे, तो मुझे 1/4 जो सदस्य हैं उनका मुझे समर्थन चाहिए होगा लगाने के लिए कि हाँ मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। 1/4 लोगों का समर्थन चाहिए।
उसके बाद 14 दिन पहले मुझे राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा कि हम आप पे महाभियोग ला रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से पहले कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है, यानी कितने दिनों पहले नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, यानी उनको इत्तला कर दिया जाता है कि भाई हम आप पे महाभियोग लगाने वाले हैं। तो 1/4 जो संसद में जो लोग हैं, जो सांसद हैं वो उनका 1/4 मुझे समर्थन चाहिए। प्लस अगर ये 1/4 जो लोग हैं, जो संसद है, वो राजी हो जाएंगे कि हाँ मुझे इन पे महाभियोग लगाना है, उसके बाद मुझे 2/3 से मुझे पास भी करना होगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन यहाँ पे है, 1/4 मुझे आरोप लगाने के लिए और 2/3 मुझे उसे पास करने के लिए। यानी महाभियोग को पास करवाने के लिए मुझे 2/3 सांसदों की मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, वोटिंग चाहिए। तो ये दोनों में होता है। अगर राज्यसभा में मैं लाया हूँ तो राज्यसभा से ये सारी कंडीशन पूरा होने के बाद मैं लोकसभा में जाऊँगा और लोकसभा में फिर वही चीज़ें मुझे शुरू वहाँ भी करनी होंगी। 1/4 लोगों का समर्थन चाहिए और 2/3 लोगों का मुझे सहमति चाहिए। ठीक है, और अगर पहले आप लोकसभा में लाते हैं तो फिर आपको राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया गया हो। अब जब राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हट जाते हैं तो फिर जो है वो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं भारत को। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर आपको फिर से चुनाव कराने होते हैं, राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो उसको हम देख लेते हैं। तो केवल राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र रहकर राष्ट्रपति बने, यानी कि कह सकते हो कि निर्दलीय एक तरीके से, जो किसी पार्टी से नहीं थे, स्वतंत्र थे, वो थे BB गिरी, यानी किसी पार्टी का समर्थन इन्हें प्राप्त नहीं था। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे। तीसरा है आपका निर्विरोध राष्ट्रपति, मतलब कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया था, सभी पार्टी ने समर्थन किया था। तो आपका आंसर आएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका सभी दलों ने समर्थन किया था। उसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति, आपको आप सबको पता होगा, प्रतिभा पाटिल, जिनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, उसके बाद है पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति, यानी कि पिछड़ी जाति से पहले राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर है KR नारायण। ठीक है, KR नारायण पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद आता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु किस राष्ट्रपति का हो गया था। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया। तो 2 ऐसे राष्ट्रपति थे, एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो दोनों जो आप देख सकते हो कि दोनों मुस्लिम समुदाय से थे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग यूज़ कर सकते हो इसको याद रखने के लिए, इस वाले में कि दोनों जो है वो अपने कार्यकाल के दौरान ही दोनों की मृत्यु हो गई थी। कौन कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अब लास्ट आते हैं मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो पद है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ समय के लिए दे दिया जाता है, यानी कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया था, तो आपको बताना है M हिदायतुल्ला ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने राष्ट्रपति एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति काम किया था। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किया था, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो है, ये अभी तक जितने राष्ट्रपति रहे हैं भारत में, वर्तमान में रामनाथ कोविंद तक कितने रहे हैं, 14 रहे हैं। तो इसको सीक्वेंस में आपको याद करना होता है। अब इसको याद करना मुश्किल है, पता है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति अभी तक जो रहे हैं, इस तरीके के जितने भी राष्ट्रपति जो रहे हैं, उनको हमको याद रखना है केवल कि पहले कौन बना था, उसके बाद कौन बना था। क्योंकि क्या होता है कि स्टेट PSC वगैरह के एग्ज़ाम्स में अगर आप जाइएगा तो इसको अरेंज करने के लिए देता है क्रमानुसार कि पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे।
तो देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ 14 तक कौन कौन है थे। देखिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद बने थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन सेकेंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पर थे वीवी गिरी, उसके बाद पाँचवें नंबर पे थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, छठे नंबर पे थे नीलम संजीव रेड्डी, सातवें नंबर पे थे ज्ञानी जेल सिंह, आठवें पे आर वेंकटर रमन, नौवें में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वां में के आर नारायण, 11वां में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 12 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13 में प्रणब मुखर्जी और 14 में रामनाथ कोविंद। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप इसको याद रखना है, सब याद नहीं रखना है आपको, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको याद रख लेना है, उसके बाद आपको याद रखना है डॉक्टर ये नीलम संजीव रेड्डी को आपको याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद रख लेना है। फिर यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद। इस तरीके से आप अगर याद रहेगा तो हो सकता है कि ये आपके वहाँ एग्जाम्स में काम कर जाए, क्योंकि आपको ऐसे पता होगा कि यार राजेंद्र प्रसाद तो पहले थे, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी थी, इस तरीके से। तो आप इसको याद कर सकते हो, नहीं तो 8 से 10 बार लिखिएगा, गारंटीड है कि याद हो जाना है इसको, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स राष्ट्रपति से संबंधित। इसके एक और वीडियोज़ आपको मिलेंगे जहाँ पर मैं राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, जितनी उनके पास शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल शक्ति, ठीक है, कूटनीतिक शक्तियाँ, किस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं, क्या क्या शक्ति दी गई है उनको, सारा का सारा मैं डिस्कस करूँगा अगले पार्ट्स में। और वहाँ से आजकल वहीं से प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछ देता है आपसे कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस अभी आजकल वहीं से बन रहे हैं और मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न वहाँ से बनते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेसिडेंट का, जिसमें मैं आपको उनके बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में बताऊंगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।